अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले 2 मिनट बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख रुपए का, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख रुपए का, मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक या टू क्रेडिटर। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम इतना तो जानते हैं कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो हमें उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट, आई मीन टू से P&L अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो हम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते नहीं है, ट्रेडिंग और P&L एक ही बनता है। तो बेसिकली हमें P&L अकाउंट में डालना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई P&L में डाल देते हैं। आई होप ये सीए फाइनल के स्टूडेंट को पता होगी, बट फिर भी ऐसा थोड़ी कि हर किसी को पता हो, तो ये चीज मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब मैं सीए फाइनल में मैं खुद था तो मुझे तो पता नहीं था, मैं इतना मेच्योर नहीं था। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा कि रॉ मटेरियल को हम जब खरीद रहे हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये परचेज है वो कहां जाता है? परचेज हमारा P&L में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है ना। अगर मैं फिनिश गुड्स खरीदता हूं, मतलब ट्रेडेड गुड्स, डायरेक्टली गुड्स खरीद के बेचता हूं, तो भी मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और P&L अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब यहां मैं P&L बोलूं, यहां मैं ट्रेडिंग अकाउंट बोलूं, वन द सेम थिंग। तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि यार परचेज अकाउंट, मैंने गुड्स को, इन्वेंट्री को परचेज किया और मैंने इन्वेंट्री को तो मैंने P&L में चार्ज कर लिया। सो हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन असेट? ये असेट कैसे हो सकता है? ये असेट कैसे हुआ? ये तो मैंने P&L में चार्ज कर लिया। भाई माइंड में आता है ना, क्योंकि अभी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन्वेंट्रीज आर असेट्स। तो समझ में नहीं आया कि यार सर इन्वेंट्री जब परचेज करते हैं उसको तो P&L में चार्ज कर लेते हैं, तो ये असेट कैसे हुई? बात ऐसी सिंपल सी है कि मान ले तेरा ये P&L है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब ना मैं जानबूझ के तेरे को समझाने के लिए बस ना टी शेप बना रहा हूं, क्योंकि टी शेप ना एक तरीके से अपना देसी तरीका होता है जिससे समझ में जल्दी आएगा। तो तूने यहां पर परचेज किया और परचेज को डेबिट कर दिया P&L में 1 लाख रुपीस, ट्रेडिंग P&L में तूने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीस। अब मैं देखूंगा कि क्या मैंने इन गुड्स को मार्केट में सेल किया, क्या मैंने इसको मार्केट में सेल किया? तो मैंने बोला नहीं यार, मैं मार्केट में इसको सेल नहीं कर पाया, मैं मार्केट में इसको सेल नहीं कर पाया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता था सीपीटी में, फाउंडेशन या फिर सीपीटी में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था सर? हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने मैचिंग प्रिंसिपल की बात आपसे इंडेस 12 में भी की थी, जब हम टैक्स एक्सपेंस दिखाते हैं, करंट टैक्सेस में अपन प्लस माइनस करते हैं डेफर्ड टैक्स, ताकि हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सके। सो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता था कि आप जिस साल का इनकम दिखा रहे हो उसी साल के अगेंस्ट, उसी साल के इनकम अर्न करने के लिए, मतलब उस इनकम को अर्न करने के लिए उसी साल में उसके एक्सपेंसेस को भी दिखाओगे। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप इनकम्स दिखा रहे हो और उन इनकम्स को अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो भी आप उनके साथ उसी साल में दिखाओ, मैच करते हुए चलो। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या मैंने कोई इनकम अर्न किया है? नहीं, यहां पे मैंने कोई इनकम अर्न नहीं किया है। इसका मतलब ये जो मेरे गुड्स है, ये गुड्स मेरे कब सेल होंगे? ये जो गुड्स है ये मेरे गुड्स कब सेल होंगे? ये अगले साल सेल होंगे। जब ये अगले साल सेल होंगे, नेक्स्ट ईयर में सेल होंगे, तो कायदे से नेक्स्ट ईयर की ये इनकम मानी जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम के लिए मुझे एक्सपेंसेस भी, इनको मुझे एक्सपेंसेस कब मानना चाहिए? मुझे इनको एक्सपेंसेस भी मानना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। तो इसी सेंस में मैं ये बोलूंगा कि यार इस बार तो मेरा कोई सेल हुआ नहीं और ये गुड्स मेरे पास बच गए और ये गुड्स को मैं अगले साल सेल करूंगा, ठीक है ना। तो अभी इसका मतलब मेरे पास ये गुड्स बच गए, तो ये मेरी क्या मानी जाएगी? आज ये मेरी असेट है, क्योंकि इसको मैं फ्यूचर में सेल करने वाला हूं। इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है ना। कोई भी चीज जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वही तो असेट होती है। ऐसी चीज जिसका बेनिफिट आपको मिल चुका है वो तो आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो ना, वो तो आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो, ठीक है। तो क्या आपको इस 1 लाख रुपीस का बेनिफिट मिल चुका है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि सेल इज निल।
सो हाउ कैन यू ट्रीट दिस परचेज ऑफ द करंट ईयर? एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एक्चुअली एट फर्स्ट इंस्टेंस ये सोचा था कि मैं इसको करंट ईयर में बेच दूंगा, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया। कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सपेंस से हटा देता हूं। अब हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं? या तो मैं इसको हटा दूं तो काट दूं, नहीं नहीं नहीं, तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं नहीं काटो मत, आप एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा दो क्रेडिट साइड में। जब आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे यही सेम 1 लाख रुपीस पे, तो ये क्या माना जाएगा कि अच्छा खरीदा था तो एक्सपेंस ट्रीट किया था, पर हमने बेचा नहीं तो उस एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। ये थोड़ा मोटा हो गया, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। बेसिकली हम एक्सपेंस का रिवर्सल कर रहे हैं। सो हम जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का रीजन क्या होता है? इट इज the main reason is we are reversing the expense which we have already debited in our profit and loss account. We are reversing the expenditure. Why we are reversing? Because the sale is not yet done. As far as these goods are concerned, the sale is not yet done. And this is the reason, क्योंकि सेल नहीं हुआ, सेल फ्यूचर में होगा तो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो ये मेरा असेट है। तो जो मैंने आज एक्सपेंस इसको मान लिया था उसको मैं हटा रहा हूं और मैं इसको अगले साल एक्सपेंस मानूंगा। मतलब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, बेसिकली मैंने पहले से ही पे कर दिया पर अभी तक मुझे बेनिफिट मिला नहीं है, तो मैं इसको अगले साल ले जा रहा हूं। आई बात समझ में? यही मैं आपको बोलूं कि आपने 1 लाख में से 60,000 का सेल कर दिया, आपने 1 लाख में से 60,000 का सेल कर दिया 70,000 में, तो 70,000 का सेल कर दिया, इसका जो रियल कॉस्ट था वो 60,000 था। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरा सेल कितना है? 70,000। ये 70,000 का सेल अर्न करने के लिए इससे मैच मुझे एक्सपेंस दिखाना है, तो 70,000 का ही बराबर मुझे कॉस्ट दिखाना है। मैं ये बोलूंगा कि सेल मैंने कितना किया? 70,000 का, इसका रियल कॉस्ट कितना था? 60,000, तो मेरा एक्सपेंस भी कितना दिखना चाहिए? 60,000। मैचिंग प्रिंसिपल। भाई मेरा सेल किया है 70,000 में और इस सेल का जो रियल कॉस्ट था वो कितना था? 60,000 था। तो मुझे मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी कितना शो करना चाहिए, परचेज भी कितना शो करना चाहिए? 60,000 शो करना चाहिए। तो आई नीड टू रिवर्स हाउ मच? आई नीड टू रिवर्स ओनली 40,000। Now what is this 40,000? It is basically the reversal of expense. Out of 1 lakh of expense, I am saying I have reversed 40,000 because 40,000 is not my current year expense. It will be my next year expense. It can be said as a prepaid expense, you can say, because इसका benefit मुझे future में मिलेगा। आई बात समझ में? और यही रीजन है कि हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग माय डियर, क्लोजिंग स्टॉक इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ योर परचेज। क्लोजिंग स्टॉक इज जस्ट अ रिवर्सल ऑफ योर परचेज। आई मेरी बात समझ में? चाहे तेरा रॉ मटेरियल हो, चाहे तेरा WIP हो, चाहे तेरा फिनिश गुड्स। मुझे लगता है तेरे को ये बात क्लियर होगी, और मुझे पता है कि तेरे को हो सकता है ये बात पहले से क्लियर हो सकता है तेरे को ये बात पहले से क्लियर हो, बट फिर भी मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तेरे को बताऊं। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं एक्चुअली, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप सिर्फ और सिर्फ मुझे करेंगे व्हाट्सएप। सर आपको व्हाट्सएप करना है क्या? आप सिर्फ व्हाट्सएप करके मुझे यह बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया था, नया होके भी मतलब पता होने के बावजूद भी आपको ये कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे ये बताएंगे कि सर हाँ, भले ये चीज हमें पता थी पर इतनी क्लियर कट में अब चीजें तरोताजा हो गई, मजा आया या नहीं आया, व्हाटएवर, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए जरूर अपडेट करोगे कि यस आपको ये चीज के बारे में पहले पता था, कितना पता था, नहीं पता था, व्हाटएवर, आप मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएंगे। चलो तो आगे बढ़े। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा दूसरी, इसी में एक और बात मैं आपको बता दूं। अब ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक को मेजर किया, और आपको भी पता है, आपने AS2 पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपने इंटर में, आपको इतना तो पता है, इतनी बात तो साला CA फाउंडेशन के बच्चे को पता होती है कि भैया इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। तो ये तो उसकी कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट है 40,000 रुपीज। पर उसके बाद ध्यान आया मुझे कि यार एक बात बता, आज इसकी कॉस्ट 40,000 है, इसका NRV कितना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब अगर हम इस इन्वेंट्री को फ्यूचर में बेचेंगे, हम तो बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर में बेचेंगे, तो फ्यूचर में बेचने पर हमें कितना रियलाइज होगा और बेचने पे कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो माइनस करके हमें नेट कितना रियलाइज होगा। मैंने बोला यार मुझे नेट रियलाइज होगा 48,000,
मैंने बोला ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, मुझे 48,000 रियलाइज होगा। आज ये मेरा इन्वेंट्री 40 पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फोर्सेबल प्रॉफिट्स को भूल जाओ, फोर्सेबल प्रॉफिट्स को भूल जाओ। तो मेरा इन्वेंट्री आज 40 का दिख रहा है, फ्यूचर में वो मुझे 48,000 के बेनिफिट दे सकता है, बिकॉज 48 इज माई एनआरवी। फ्यूचर में वो मुझे 48,000 के बेनिफिट्स दे सकता है, 48,000 इज माई एनआरवी। तो मैं बोलूंगा यार मैं तो अपने 40,000 पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूडेंस, मैं फोर्सेबल प्रॉफिट्स को शो नहीं करना चाह रहा। पर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि भाई इस इन्वेंट्री का कॉस्ट एनआरवी जो है वो 35,000 है, एनआरवी 35,000 है। मैं क्या बोलूंगा? ओ माय गॉड, मतलब आज मेरा ये इन्वेंट्री 40,000 दिख रहा है, बट फ्यूचर में आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 35,000 टू रियलाइज। मतलब बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ 35,000 ही रियलाइज होगा। एएस टू बोलता है भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तू आज ही देख ले कि तेरी जो असेट है उससे तेरे को मैक्सिमम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स 35,000 के मिलेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि तूने 40,000 का खर्चा किया है, पर उसमें से 5,000 का तेरा वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब आज मैं इसको कितने में बुक करूंगा? आज मैं बुक करूंगा 35। अच्छा 2 मिनट बात को समझो, 2 मिनट बात को समझो। जब तक मेरा ये 40,000 में बुक था कॉस्ट पे, जब तक ये 35,000 का नहीं था, तो यहां मेरा जीपी कितना आ रहा था? जीपी मेरा सोचो कितना आ रहा होगा? जीपी मेरा आ रहा होगा ऑब्वियसली 10,000। सर 10,000 कैसे? 70 + 40 110 माइनस 1 लाख 10,000। ऐसा ना करके ऐसा भी करो तो भी देखो 10,000। 60,000 की जो गुड्स हैं वो 70 में बेची, तो अल्टीमेटली 10,000 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। पर मैंने बोला कि यार इसका जो एनआरवी है वो तो 35,000 है, तो मैंने बोला यार इसको 35,000 पे वैल्यू करना पड़ेगा। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 5,000 मेरा नुकसान हो गया। जैसे ही मैंने बोला मेरा 5,000 नुकसान हो गया, तो इसका मतलब मेरा जीपी अपने आप कितना आ जाएगा? मेरा जीपी आ जाएगा 5,000। मतलब बेसिकली जीपी क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करिए। जीपी क्या होता है? जीपी इज नथिंग, जीपी इज द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेल्स एज वेल एज द लॉस ड्यू टू चेंज इन इन्वेंट्री। सो आपका जो जीपी होता है वो 2 चीजों से बना होता है। पहली चीज तो आपको सबको पता रहती है, आपको हम सबको पता रहती है कि जीपी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रॉफिट ऑन सेल। Yes, it is a direct profit on sale. But if the closing stock is measured at NRV, which is the lower than cost, then GP is definitely consist of profit on sale as well as loss on closing stock. Loss on closing stock. So it is made up of 2 things: profit on sale as well as loss on closing stock. Try to understand. ठीक है, आई बात समझ में? अगले साल ये मैं जब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा आएगा, अगले साल मेरा ये अपने आप ओपनिंग बन जाएगा 35। मैं बोलूंगा भैया इस बार मैं इसको बेचूंगा, और जब मैंने इसको बेच दिया तो मैं इसको फिर क्लोजिंग स्टॉक करने की मैं जरूरत करूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा यार मेरा बस मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो गया, अब मुझे ये मेरा असेट है ही नहीं, क्योंकि मेरे यहां से चला गया ये तो। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।